नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। गिफ्ट निफ्टी दे रहा है बड़े गैप डाउन के संकेत। ट्रंप के कनाडा पर 35% और एफएनओ में एफआईएस की बड़ी बिकवाली से सेंटिमेंट्स पर दबाव। गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट नीचे, डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट से ज्यादा गिरा। हालांकि एशिया मिला जुला, कल अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ हुए थे बंद। ट्रंप टैरिफ से कमोडिटी बाजार में हलचल बढ़ी। मांग गिरने की आशंका से 2% गिरकर $69 के नीचे आया ब्रेंट। इधर डॉलर में कमजोरी से इंटरनेशनल मार्केट्स में 14 सालों की ऊंचाई के करीब पहुंची चांदी, तो कॉपर में रिकॉर्ड स्तरों के करीब कारोबार। टीसीएस के अनुमान से कमजोर नतीजे भी बाजार पर बढ़ा सकते हैं दबाव। भारतीय कारोबार का कमजोर प्रदर्शन, तिमाही आधार पर कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यूज में 3.3% की गिरावट। हालांकि मार्जिन्स उम्मीद से बेहतर, नए डील्स में स्थिरता। टीसीएस के नतीजों के बाद इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर 3 से 4% गिरे। उधर टाटा एलेक्सी के नतीजे अनुमान से कमजोर, तिमाही आधार पर मुनाफा 12% घटा। ग्लेनमार्क ने अमेरिकी दवा कंपनी एबवाई के साथ किया $70 करोड़ का लाइसेंसिंग करार। कैंसर की दवा की डेवलपमेंट और बिक्री के लिए हुआ समझौता। भारत और इमर्जिंग बाजारों के लिए ग्लेनमार्क के पास ही रहेगा लाइसेंस। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्रिया नायर को बनाया सीईओ और एमडी। रोहित जावा के सीईओ के पद से दिया इस्तीफा। देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर स्टेपल कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला होंगी प्रिया। और जी एंटरटेनमेंट के पब्लिक शेयर होल्डर्स ने प्रमोटर्स के वारंट इश्यू को किया खारिज। 40% से ज्यादा शेयर होल्डर्स ने की प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग। HUL की, हिंदुस्तान यूनिलीवर की 92 साल की हिस्ट्री में पहली बार कोई महिला कमान संभालने जा रही है, प्रिया नायर। और 1995 में, कल मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, 1995 में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन कर रहा था और आज सीईओ और एमडी अपॉइंटेड। खैर चलिए, शुक्रवार की सुबह, अरे फोटो भी लेकर आए डायरेक्ट, मैंने तो लिखा भी नहीं था कि ये मांग लो, गजब है। खैर ठीक है, शुक्रवार की सुबह, यस इट्स फ्राइडे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का। अच्छा, कल निफ्टी 50 की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की जब एक्सपायरी थी तो एक ब्रॉड बेस्ड, कहते हैं ना, चौतरफा मुनाफा वसूली का मूड आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आया होगा। जरा कल का इंट्राडे सेशन लेकर आइएगा। शुरुआत तो माइल्डली पॉजिटिव हुई थी 25,500 के ऊपर, पर उसके जैसी शुरुआत हुई कोई फॉलोअप नहीं मिला, सस्टेन ही नहीं कर पाए और शुरुआत से ही दबाव गहराता चला गया। पूरे दिन प्रेशर माउंट होता गया और फाइनली दिन के लोस में जाके भारतीय बाजार आधे % के दबाव के साथ बंद होते हुए नजर आए। हाँ, ये जरूर है, ये कल का जो क्लोज है इस पिछले वीकली साइकिल का, वीकली एक्सपायरी साइकिल जो थी, उसके लोअर एंड पे जाके बंद होते हुए अपन नजर आए। तो कह लीजिए उस कंसोलिडेशन जोन में तो अभी भी हैं, पर उसके लोअर थ्रेशोल्ड के इर्द गिर्द उसको चैलेंज करने के लिए खड़े हुए। और कई सारे फैक्टर्स शायद एट प्ले होंगे। वो ग्लोबल अनिश्चितताएं जस की तस बनी हुई हैं। हमारे लिए तो और भी इंपॉर्टेंट कि इंडिया यूएस की वो जो मिनी ट्रेड डील की बार बार बातचीत हो रही थी, अब तक उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं, तो बट ऑब्वियस उसकी नर्वसनेस होगी। और नर्वसनेस शायद इंडिया इनके ऑल इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट सीजन का आगाज होना था उसकी भी होगी। और ये सच है, एक प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। टैरिफ से डर नहीं लगता साहब, नतीजों से लगता है। और आज खुलते ही अपने को टीसीएस के रिजल्ट्स पर रिएक्ट करना है। अब क्या ही कहूं उस नतीजों के बारे में, डिटेल में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन दिखाता हूं गिफ्ट निफ्टी के संकेत। पहले प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में ब्यूटीफुली सम अप कर रखा था मूड माहौल। आधे % के दबाव के साथ 125 पॉइंट कमजोरी के साथ आज हम फ्राइडे के दिन शुरुआत कर रहे होंगे।
तो उस अगर बैंड की चर्चा कर रहा था तो मामला वहाँ से गड़बड़ाने की तैयारी हो रही है। अपन कल ही सुबह वो एग्रेसिव शॉट जो सिस्टम में बैठे थे, वो क्रूशियल थ्रेशोल्ड की चर्चा कर रहे थे, लग रहा है वो वायलेट होने की तैयारी हो रही है। ऐसे में लाइए भाई ग्लोब पर नजर कास्टिंग, पहले समझें ग्लोब के समीकरण, उसके बाद उतरेंगे आज की स्ट्रैटेजी और बाकी सारी चीजों पे। सारा का सारा पैनल रेडी हो जाएगा कुछ ही देर में। हाँ, गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया आपने, मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। अपने लिए थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा है क्योंकि अपने को ना सिर्फ ग्लोब के अनसर्टिनिटी से जूझना है, अपने को कुछ आईटी रिजल्ट से जूझना है। एक आया हुआ है और उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा प्रोफाउंड हो सकता है, ऐसा लग रहा है। खैर उसकी डिटेलिंग बाद में करता हूं मैं। तो एशियन पीयर्स ठीक है, मिला जुला सा कामकाज एशिया में होता हुआ आपको नजर आएगा। प्लेट फ्लिप होगी तो एक्चुअली यूएस का हैंडओवर कल तक तो ठीक ही लग रहा था रात तक, क्योंकि कल हम डाइजेस्ट करके गए थे यूएस फ्यूचर्स में हल्की कमजोरी 3:30 बजे एक्सपायरी के दिन। एक्चुअल सेशन में इन ग्रीन था, फ्लैट से 0.5% मजबूत थे यूएस के बाजार। तो चैन से सोए थे अपन, सुबह उठे हैं तो मामला गड़बड़ाया हुआ सा दिख रहा है। फिर 0.5% सारे फ्यूचर्स गिरे हुए हैं। तो तवर अब की पहली प्लेट समाप्त करेगी। हमने कहां छोड़ा था, कहां खड़े हुए, कुछ ज्यादा बदला नहीं है। इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा सा मिला जुला सा रुझान, एशिया मिला जुला सा। गिफ्ट निफ्टी तो अलग कर रहा हूं मैं क्योंकि आईटी का शायद इंपैक्ट आ रहा होगा। ऐसे में हरमास से जाना जाए, क्योंकि आज सुबह आया तो हेडलाइन बनाने के लिए बातें हो रही थी कि यहाँ भी टैरिफ, वहाँ भी टैरिफ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई साहब क्या क्या चल रहा है, अपने लिए क्या क्या जानना इंपॉर्टेंट है और अपन के लिए क्यूज कैसे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। मैंने शायद थोड़ी जल्दी में मेल भेज दिया था सुबह, क्योंकि उसका पहला हेडर था। भाई साहब सुबह 3:30, 4, 4:30 बजे तड़के मेल भेज देते हैं ग्लोबल क्यूज का। हाँ। उसमें पहला हेडर ये लिखा था, अ डे ऑफ रिलेटिव काम। तो शायद ट्रम्प साहब को पता नहीं चला होगा या किसी ने कह दिया होगा कि भाई साहब मेल फॉरवर्ड कर दिया कि आपने कुछ अनाउंसमेंट नहीं करी आज, कुछ बोलिए। तो उन्होंने फिर जाकर के कुछ ही देर पहले 2 बड़ी घोषणाएं कर डाली। पहले तो ये कि वो कनाडा पर 35% का टैरिफ लगाएंगे 1 अगस्त से, और उस वजह से अभी जो फिलहाल की तो 25% की दर चल रही है। मगर उन्होंने ये कहा कि फेंटेनिल इकलौती ऐसी चुनौती नहीं है कनाडा के साथ, बहुत सारे और टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर भी है। तो उस वजह से हम कनाडा पर 1 अगस्त से टैरिफ लगाएंगे। अब वो तो चलिए एक 15-20 दिन की विंडो अभी भी है, तो वो उसमें तो कुछ भी बदल सकता है। मगर ये एक बात थी। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने एक ट्रेलर जारी कर दिया है कि मैं शायद रूस पर एक बहुत बड़ा जो है स्टेटमेंट दे सकता हूँ, बयान दे सकता हूँ सोमवार को। तो शुक्रवार की सुबह को उन्होंने बोल दिया कि मैं सोमवार को एक बड़ा बयान देने वाला हूं। तो उस वजह से मार्केट्स में थोड़ी सी नर्वसनेस आपको नज़र आ रही है। और उन्होंने ये कहा कि मैं रूस से थोड़ा सा निराश हूं, मगर अब देखेंगे कि अगले 2 दिनों में क्या होता है। उसके बाद मैं एक बड़ा जो है बयान जारी करूंगा सोमवार को, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से बाजार में थोड़ी सी नर्वसनेस है। अब कल के सत्र की अगर बात करें तो जैसे भी आपने कहा, चैन से सोए थे, बाजार भी कल अच्छे ही चले थे, रिकॉर्ड हाइस पर थे। नैस्डैक, S&P 500 भी कल अच्छा चला। डाउ में कल लगभग 200 पॉइंट्स की तेज़ी देखने मिली। एक वक्त पर तीनों बेंचमार्क्स में थोड़ी सी इंट्राडे गिरावट देखने मिली, मगर फिर भी तीनों बढ़त के साथ ही बंद हुए थे। उसमें एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर ये था कि एविएशन शेयर कल बहुत चले। डेल्टा एयरलाइंस, उनकी जो एक बड़ी एयरलाइन है, उन्होंने कल कहा कि डिमांड जो है वो अब स्थिर होती हुई नज़र आ रही है, और इस वजह से उन्होंने अपनी गाइडेंस को फिर से रीइंस्टेट करा है। और जिस वजह से कल 12% के शेयर चले डेल्टा के, और उस वजह से बाकी सारे एविएशन जो उनकी कंपनियां हैं वहाँ पर 7, 8, 15% तक की तेज़ी वहाँ हमें देखने मिली थी। टेस्ला के शेयरों में तेज़ी देखी थी क्योंकि उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो रोबो टैक्सी जो उनका नया लॉन्च हुआ है वो कैलिफोर्निया में उसका विस्तार करेंगे, और इस वजह से टेस्ला के शेयरों में तेज़ी थी, जिससे रिकवरी S&P 500 और नैस्डैक में देखने मिली। और इसका जो ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया कि भाई बाजार तो रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं, नैस्डैक और एनवीडिया भी रिकॉर्ड हाइस पर है, यूएस के पास बहुत सारा पैसा आ रहा है टैरिफ्स के जरिए, और फेड को तुरंत प्रभाव से ब्याज दरें काटनी चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्रूथ सोशल पर लिखा। एक सेक्टर रोटेशन वॉल स्ट्रीट पर देखने मिल रहा है, क्योंकि पहले हाफ के जो आउट परफॉर्मर्स थे वहां पर मुनाफा वसूली देखने मिल रही है जुलाई के पहले 10 दिनों में, और वो मुनाफा वसूली उन सेक्टर्स में जा रही है जो पहले 6 महीनों में अंडर परफॉर्मर्स थे। यानी कि पहला जो अंडर परफॉर्मर था वो एनर्जी सेक्टर था, वहां पर निवेश होता हुआ नजर आ रहा है। और जो कम्युनिकेशन सेक्टर जो एक बहुत आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था S&P 500 का पहली छमाही में, वहां पर मुनाफा वसूली के संकेत नजर आ रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा है कि आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखिए, कहीं किसी एक सेक्टर में आपको ओवरवेट होने की जरूरत नहीं है। ये गोल्डमैन सैक्स की राय थी। जेमी डायमंड ने कल फिर से ये चेतावनी दी है
कि बाजार जो है कंप्लेसेंट होते जा रहे हैं, थोड़े से लापरवाह होते जा रहे हैं टैरिफ्स को लेकर के, और उनका तो ये अनुमान है कि जब बाजार ब्याज दरें में कटौती का अनुमान लगा रहा है, ये कह रहे हैं कि फेड शायद ब्याज दरें बढ़ा सकता है अगर महंगाई जो है एलिवेटेड लेवल्स पर बनी रही। तो उनका कहना था कि अगर बाजार एक 15 से 20% की जो प्रोबेबिलिटी प्राइसिंग करके चल रहा है कि महंगाई बढ़ेगी, मैं 40 से 50% की प्रोबेबिलिटी प्राइसिंग करके चल रहा हूं कि महंगाई बढ़ेगी। ये जेमी डायमंड की चेतावनी थी। अगले हफ्ते का बड़ा ट्रिगर तो अर्निंग्स होगा। म्यूटेड एक्सपेक्टेशंस के साथ इस अर्निंग सीजन का आगाज होगा। यूएस में भी सिर्फ 2% की अर्निंग्स ग्रोथ का अनुमान S&P 500 में लगाया जा रहा है। डॉलर 98 के करीब आता हुआ नजर आ रहा है, तो वहाँ मजबूती है ये टैरिफ को लेकर के। और सोने की कीमतों में थोड़ी सी हेवन बाइंग देखने मिली है। कॉपर में भी रिकॉर्ड ऊंचाइयां चल रही है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप के इन अनाउंसमेंट्स की वजह से। अब देखेंगे कि वीकेंड पर और सोमवार को क्या होगा। अरे यार, अच्छा खासा सब चल रहा था, फ्राइडे का मूड था, ट्रम्प साहब फिर बोल गए, फिर गड़बड़ा दिया है। हैंडओवर गड़बड़ है ग्लोब का। वीरू के पास जाऊं, टोन सेट करूं आज की, उससे पहले एक और क्यू है, उसको मैं यही निपटाना चाहूंगा। राइट साहब, अगर हो तो टीसीएस के रिजल्ट्स के ग्राफिक्स लेकर आओ, क्योंकि वो दूसरा इंपॉर्टेंट क्यू हो जाता है आज के सेशन के लिए। टीसीएस के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है। अपन क्या बातचीत कर रहे थे चैनल पे कि कांस्टेंट करेंसी में आए 1 से 1.5% घटने का अनुमान है। क्यू ऑन क्यू 3.3% घटी, तो डिसअपॉइंटिंग तो है। पर इसमें थोड़ा सा आपको कहते हैं ना डिग डीपर, मैंने एक वो अलग अलग ज्योग्राफिकल ब्रेकअप भी दिया है, वो इंपॉर्टेंट है टीसीएस के लिए। और टीसीएस के रिजल्ट से कितना एक्सट्रापोलेट करें बाकी आईटी कंपनीज के लिए भी समझने की जरूरत है। नॉर्थ अमेरिका फ्लैट है, यूके फ्लैटिश है। दिक्कत टीसीएस के नंबर्स की है। भारत का कारोबार 32-33% गिरा। और गिरा क्यों, ये सबको शायद पता है, अपन बातचीत कर चुके हैं जब अपन रिजल्ट्स की बात कर रहे थे कि कैसे आएंगे। बीएसएनएल के कॉन्ट्रैक्ट, जो मेगा कॉन्ट्रैक्ट था, अब धीरे धीरे वो मॉडरेट हो रहा है, ठंडा पड़ रहा है, और उसका इंपैक्ट है। हाँ, ये जरूर है, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करी थी उससे ज्यादा ठंडा पड़ा ऐसा लगता है। और बीएसएनएल के कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करने के लिए अब तक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बैग नहीं करा है डोमेस्टिक मार्केट में। अच्छा, तो फिर इसीलिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तो अपन को पता था। अपन जब बात कर रहे थे, कह रहे थे ना एनवायरमेंट इंप्रूव हुआ है, ना ही इस बीते क्वार्टर में बहुत ज्यादा डिटोरिएट हुआ है। तो जस्ट का तस यूके और यूएस बिजनेस है भाई साहब। तो इन्फोसिस, विप्रो अगर शुरुआत में देखते हैं किस तरह का बिहेवियर है, लेकिन इन नंबर्स को एक्सट्रपोलेट करके बोलते हैं पूरा सेक्टर बहुत दिक्कत में आने वाला है, ऐसा अभी कहना गलत होगा। मार्जिन्स 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्लैट, पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीएसएनएल का कॉन्ट्रैक्ट इतना रिड्यूस होगा नहीं। तो बीएसएनएल का कॉन्ट्रैक्ट जैसे जैसे रिड्यूस होगा वो लो मार्जिन है, तो मार्जिन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं, मार्जिन कहिए इन लाइन है। अच्छा, एक हेडलाइन ग्रैब कर रहा था कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑर्डर बुकिंग की, वो क्यू ऑन क्यू गिर गई है 23%। नहीं, ऐसे पढ़ना गलत है। जो मार्च क्वार्टर होता है, क्योंकि पूरे साल के बजट्स तय हो रहे होते हैं, तो हमेशा ऑर्डर बुकिंग स्ट्रांग होती है। अपन इसको साल दर साल कंपेयर करें तो ज्यादा अच्छी तस्वीर मिलेगी, इसलिए मैंने पूरे बाज रख दिया आपकी स्क्रीन पे। ऑर्डर बुकिंग अभी भी स्ट्रांग है। दिक्कत यह है कि डील मोमेंटम स्ट्रांग है, पर उसका रेवेन्यू कन्वर्जन बड़ा स्लो है। खैर, मैनेजमेंट अभी भी मेंटेन कर रहा है कि FY26 हमारे लिए, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए FY25 से बेहतर ही होगा। और एक दिक्कत की बात, 6,13,070 एम्प्लॉइज जो हैं उनके लिए खराब खबर, वो सैलरी हाइक्स डाले गए थे, अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं है कब वेतन बढ़ाए जाएंगे। खैर, टीसीएस एक बात ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी तमाम टाइम फ्रेम्स पे अपने लार्जर पीयर्स को अंडर परफॉर्म कर चुका है, पर कितना और करेगा ये देखना होगा। नतीजे खराब हैं, उसमें इंडिया बिजनेस रिस्पॉन्सिबल ज्यादा नजर आता है। हाँ, विप्रो, इन्फोसिस के एडीआर करेक्टेड दिख रहे हैं आपको, तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो आ ही रही होगी टीसीएस के नंबर्स के बाद, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रपोलेट कर दें और सोचें कि पूरा सेक्टर को इसी ब्रश से पेंट कर दूं, वो थोड़ा सा गलत होगा। खैर वीरू, सॉरी थोड़ा सा डिबेट कर गया था। बताइए भाई साहब, जाइए जरा वीरू के साथ वो स्टिंग अपनी स्ट्रैटेजी की। वीरू, कल बातचीत हो रही थी, अपने पास पुट राइटर का तो कोई सपोर्ट है नहीं, 10 डेमा का सपोर्ट है, मामला गड़बड़ाया, उसके नीचे शॉर्ट्स करने चाहिए, शॉर्ट करे। 10 डेमा की चर्चा हुई थी, 20 डेमा का आपने पॉइंट हाईलाइट करा था जब अपन ने बोला था एफआई के एग्रेसिव शॉर्ट्स बनते चले जा रहे हैं, वो क्रूशियल थ्रेशोल्ड होगा। आज अगर वाकई इतना कैप डाउन होने वाला है तो उस थ्रेशोल्ड को हम ब्रीच करने की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, वो 20 डेमा और खड़े हैं एग्रेसिव शॉर्ट्स। क्या करूं निफ्टी पे, क्या करूं निफ्टी बैंक पे?
देखिए आशीष, सबसे पहले तो एक चीज़, हमारी पूरी अप्रैल मई जून जुलाई की रिकवरी, निफ्टी आईटी का उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था। 13 अप्रैल को निफ्टी आईटी सारे एवरेजेस के नीचे आया था। आज एक निर्णायक दिन है। आपने कहा कि टीसीएस के नंबर्स को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए मैं शायद पूरे स्पेस को रीड नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात यहां पे कहना चाहूंगा। अस्लिप बिलो 38,000, अस्लिप बिलो 38,000 और 38,140 इन निफ्टी आईटी, ये हमारे लिए इस पूरी अर्निंग सीजन में बहुत दिक्कत करेगा। तो इट विल बी ए क्रिटिकल ब्रेकडाउन इन निफ्टी आईटी बिलो 38,000। कल भी मेरी अप्रोच थी और मैं बीते 2 हफ्ते से यही कह रहा हूं कि टिल द टाइम मेरे को एक भी दिन कॉल राइटर्स का जोन पार नहीं नजर आ रहा, मैं शॉर्ट करूंगा, मैं हायर लेवल्स पे शॉर्ट करूंगा। कल मेरा लेवल था 560, अगर ये नहीं ब्रीच हो शॉर्ट करिए। बट हमें कल 10 डेमा ब्रीच होता हुआ नजर आया। बेस वन के नीचे बेस 2 के ओपन होने की बात थी, वो था 20 डेमा, शायद हम वो भी आज ट्राई करें। मैं इस डेटा को कैसे अप्रोच करूंगा, देखिए अर्निंग्स जो होती है उसके आधार पर पता चलता है और उसमें दमखम नजर नहीं आ रहा है। अभी तक एक ही चीज अच्छी थी कि एफआईएस की कैश में सेलिंग नहीं थी, और माइट भी अगर आप देखें वो शायद थोड़ा आपको तंग करे। उसी से शुरुआत करते हैं। कल के नंबर्स में कोई अगर आप देखें तो शार्पनेस नहीं थी। कल अच्छे नंबर्स थे, 221 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस की करीब 591 करोड़ रुपए की बाइंग, दोनों की बाइंग थी। बट एफआईएस ने इंडेक्स कल बहुत भारी मात्रा में बेचा आशीष, भारी मात्रा में। 1834 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कल बेचा 1834 करोड़ रुपए की, और लगभग 4000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट और करीब 5500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। यानी नेट शॉर्ट पहुंच गया 85,000 कॉन्ट्रैक्ट। 32 से शुरू हुई थी, मात्र 10 दिन में 85,000 हो गया। स्टॉक फ्यूचर्स शॉर्ट करे, तहजीब से करे, 3850 करोड़ की सेलिंग, शॉर्ट करे 11,000 कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग काट लिए 47,000 कॉन्ट्रैक्ट। यानी एफआईएस के स्टैट्स एंड डेरिवेटिव्स थम्स डाउन। अब आइए लेवल्स पे। कॉल राइटर्स वहीं पर हैं 25,500, 600, 700, लेकिन थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुए हैं वो 25,400 की तरफ, क्योंकि आपने क्लोज दिया 10 डेमा के नीचे। फिर कह रहा हूं फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, फंडा। हम तब तक सेल करेंगे जब तक कि कॉल राइटर्स का जोन नहीं पार हो रहा है। नाउ जो 10 डे हमारा जो पहला बेस था, अब वो शिफ्ट हो जाएगा 20 डेमा की तरफ। प्लीज पिरामिड्स लेके आइए। जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉल राइटर्स अब धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, वो अब 10 की तरफ ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पे पिरामिड्स ये देखिए, पुट राइटर्स नहीं है। लेके आइए लेवल्स, पहले हायर लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। सिंस गिफ्ट निफ्टी काफ़ी गैप डाउन है तो बहुत मेरे ख्याल से रीजनेबल नहीं होगा बात करना, लेकिन ड्रॉ कर लेते हैं पिक्चर। जब तक RS1 है स्क्रीन पे तब तक वीकनेस परसिस्ट करेगी। सेल ऑन राइज जब तक RS1 है 471, 517, इसके नीचे हम जब तक परसिस्ट करें सेल ऑन राइज। अब अगर आपने कल का शॉर्ट किया है या फिर शॉर्ट करना है तो पहले बेस पर अपनी नजर रखिएगा। पहला बेस क्रिटिकल है, अगर ये वायलेट होता है, जो शायद हो भी जाए ओपनिंग में, तो निफ्टी विल प्रिपेयर फॉर 25,066 अगर उसको रीगेन नहीं करता। अब आप पूछेंगे 25,066 क्या है। मैंने परसों एक बात बोली थी 3-4 दिन पहले कि वी डोंट हैव एनी सपोर्ट, मतलब हमें 10 डेमा का सपोर्ट है लेकिन वीकली चार्ट्स पे उसकी कोई डेफिनेशन है। वीकली पे दैट्स 25,066 इज 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो स्ट्रेंथ तब तक नहीं आएगी जब तक RS1 क्रॉस नहीं हो रहा है। बेस 1 टूटा तो वी विल प्रिपेयर फॉर 25,066, 25,113 ट्रेड अकॉर्डिंगली, और 20 डे मार्क नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी और वो शॉर्ट्स और मीनिंगफुल हो जाएंगे। बैंक निफ्टी, कल बैंक निफ्टी सिंक तो नहीं हुआ लेकिन 57,000 के नीचे क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी कल सिंक तो नहीं हुआ लेकिन 10 डे मार्क के नीचे क्लोज हुआ। 10 डे मार्क क्या है और वो 57,000 क्यों इंपॉर्टेंट था? वो हमारा पुट राइटर्स का जोन था, आपने उसे सरेंडर किया। अब लेके आइए लेवल्स। आप देखेंगे कि कल उस पुट राइटर के पैरेलली कॉल राइटर आके खड़ा हो गया। उसने कहा जनाब ये जोन मेरा है, ये मुझको दीजिए आप। लेवल्स लेके आइए। बैंक निफ्टी पे क्रिटिकल है ओपनिंग। देखिए आईटी प्रेशर जनरेट करेगा, माइट भी बैंक निफ्टी उतना प्रेशर इनिशियली फील ना करे, तो बेस 1 क्रिटिकल है। दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो हमने रीसेंट पास में एक लो लगाकर रिकवरी दे दी थी। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी 56, 666, 810 की स्लिप हो रहा है तो बैंक निफ्टी विल प्रिपेयर फॉर 510 शॉर्ट अकॉर्डिंगली, और अगर 510 367 वायलेट होगा तो 56,000 की ट्रेजेक्टरी भी आएगी। बट अगर बेस 1 वायलेट ना करे तो ट्रेड रेंज परसिस्ट बिटवीन बेस 1 यानी 20 डेमा और RS1 के बीच में, उसको ट्रेड कीजिएगा। आशीष परफेक्ट छे, ये हो गई रणनीति आज की। चले अपन मंत्री साहब के पास। अरुण कुमार मंत्री साहब जो हैं आज की चकाचक चार्ट्स के लिए।
अरुण जी तो रिक्वेस्ट करी थी निफ्टी बैंक की भी स्ट्रैटेजी भेजिएगा। सॉरी उसके लिए टाइम नहीं है अरुण जी। आज की प्रिफर्ड पिक्स अपनी स्टॉक स्पेसिफिक कौन सी हैं? आशीष जी, स्टिल स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम है, तो दोनों बाई साइड के ही रहेंगे। 25,200 20 डे मूविंग एवरेज के पास निफ्टी आता है, तो एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में बाई करने की सलाह है। 529 के आसपास बाई करें। 517 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 556 के टारगेट्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी में नजर आ रहे हैं। सेकंड आशीष जी, बलरामपुर चीनी में बाई करने की सलाह है। 612 के आसपास बाई करें। 598 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 647 यहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दोनों में ही ब्रेकआउट है, तो मुझे लग रहा है दोनों परफॉर्मेंस आज भी दिखा सकते। मन खरीदारी करने का ही है, मतलब अपन इसको रिविजिट कर लें खुलने के बाद। अगर बाजार दबाव के मूड में होगा तो फिर उस लिहाज से अपने स्टॉप लॉसेस को रीएडजस्ट कर लें। कन्विक्शन है कि इवेंचुअली चलेंगे, है ना अरुण जी? जी आशीष जी, दोनों में ही अच्छे वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम्स लास्ट 7 डेज के हाईएस्ट है, तो इसीलिए दोनों को चुना है। और एक बेनिफिट ऑफ डाउट निफ्टी को मैं दे रहा हूं, 25,200 के जो 20 डे मूविंग एवरेज है, जहां से हमने ब्रेकआउट दिया था आशीष जी, इसीलिए आज बाइक के लिए दोनों को चुना है। स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें, जो भी स्टॉप लॉसेस दिए हैं। अगर वो ब्रीच नहीं होते तो मुझे लग रहा है आशीष जी स्टॉक दोनों अच्छे करने चाहिए। डन है सर। 517 के स्टॉप के साथ जेएसडब्ल्यू एनर्जी खरीदेंगे अपन, और 598 के एसएल के साथ बलरामपुर चीनी पे दाव लगाएंगे। अरुण सर, थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन के पास चलें आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन, कौन कौन से? जी गुड मॉर्निंग। टीसीएस तो आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर ही दिया है। उसके अलावा टाटा एलेक्सी आज आपके फोकस में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी जो नंबर्स देखने को मिले हैं वो वीकर साइड में देखने को मिले हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में रेवेन्यू में करीब 4% की गिरावट देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन्स भी यहाँ पे 200 बेसिस पॉइंट्स तक श्रिंक होते हुए दिखाई दिए। अगर आप पिछले 6 क्वार्टर के एबिटा मार्जिन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें 860 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। होटल से, मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ग्रोथ से, मीडिया कम्युनिकेशन से और हेल्थ केयर के भी जो मार्जिन है वो हमें डिक्लाइन होते हुए दिखाई दिए। लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है वो फिर भी एक होपफुल टोन है, डिस्पाइट जो क्वार्टर 1 के हमें वीक नंबर देखने को मिले हैं। अनुमान ये जताया जा रहा है कि जो बॉटम लाइन है और जो मार्जिन है वहां पे हमें एक इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे सकती है। इरेडा, यहाँ पे भी नंबर्स हमें कमजोर ही नजर आए हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 247 करोड़ का देखा गया है, यानी कि करीब यहाँ पे साल दर साल 36% की गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें स्लाइटली अपटिक देखने को मिला है, लेकिन कंपनी के जो एसेट क्वालिटी है वो काफी ज्यादा डेट्रॉइट होती हुई नजर पड़ी है। आनंद राठी नंबर यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट की बात कर लीजिए, रेवेन्यू, एबिटा और मार्जिन अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। इनफैक्ट जो कंपनी का गाइडेंस था फिस्कल ईयर 26 के एयूएम के लिए 1 लाख करोड़ का, उसका अप्रॉक्सीमेटली 88% कंपनी ने इस टाइम पे अचीव कर लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल आपको फोकस में रखना है, बिकॉज उनकी सब्सिडरी कंपनी है आईजीआई का एफवी से बेसिकली पार्टनरशिप हो गई है। पार्टनरशिप जो कैंसर की दवाई है ISB 2001 उसके डेवलपमेंट के लिए और उसकी सेल्स के लिए किया गया है। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया गया है 70 करोड़ डॉलर का है, और एंटिसिपेशन ये लगाया जा रहा है कि करीब 125 करोड़ डॉलर का यहाँ पे हमें नंबर्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे बिकॉज मैनेजमेंट में चेंज हुआ है, रोहित जावा ने इस्तीफा दिया है, उनकी जगह प्रिया नायर आई है। और साथ में जी एंटरटेनमेंट फोकस में शेयर होल्डर ने प्रमोटर्स के वारंट इशू प्लान को खारिज कर दिया है। अप्रॉक्सीमेटली जो शेयर होल्डर थे वो थे 40.5%। क्विकली आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट लाइए। स्टिंग, टीसीएस वगैरह पे तो अपन ने चर्चा कर ली, एचयूएल वगैरह पे, इस पे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, अपन आगे इस पे बातचीत करेंगे। अलग से एक ले आता हूं, हंडई मोटर्स, ह्युंडई मोटर, नुवामा की रिपोर्ट आती हुई। खरीदारी करने का कॉल 2600 के टारगेट से, यानी कि कल की क्लोज से 24% के अपसाइड की बात हो रही है। प्रॉमिसिंग ड्राइव है, अच्छा मोमेंटम है। अगले 18 महीनों में एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी, एक माइक्रो एसयूवी और कई सारे करंट लाइनअप में रिफ्रेश्ड वर्जन्स आते हुए नजर आएंगे। इन सब के चलते Hyundai का आने वाले समय में मार्केट शेयर 1% और बढ़ रहा होगा, ऐसा नुवामा मानता है। और प्रीमियमाइजेशन जो हो रहा है, सनरूफ्स वाली गाड़ियां वगैरह का जो चलन बढ़ रहा है, वो सब इस कंपनी के लिए, ना सिर्फ सनरूफ्स, अडास हुआ, ऑटोमेटिक्स, इन सब का फायदा होगा Hyundai के मार्जिन्स पे। खैर, रखिए रडार पे भाई। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार अपने साथ होंगे पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब कमोडिटी कॉल्स के लिए। मनोज जी गुड मॉर्निंग, आता हूं और साथ में इवेंट्स कैलेंडर लेके लौटता हूं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट लेकर आइए। डॉलर इंडेक्स इंच अप कर गया अच्छा खासा, इसीलिए नजर रखेंगे उस पर। क्रूड कूल ऑफ हो रहा है और सोना लार्जली कंसोलिडेट करता हुआ। खैर, मनोज जी बताएंगे कमाई कैसे होगी। मनोज सर, गुड मॉर्निंग। मनोज सर, आज के प्रेफर्ड कमोडिटी कॉल्स। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, यहाँ पे एक बार फिर जो है ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बनती हुई नजर आई है, जब यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से फिर एक बार जो टैरिफ लगातार लगाए जा रहे हैं काफी सारे देशों के ऊपर। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा ग्लोबल इक्विटी मार्केट फिर एक बार प्रेशर में दिख रहा है, और उसी के चलते सेफ हेवन बाइंग जो है सोने और चांदी की बढ़ती हुई नजर आई है। सोना $3280 को यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा है। हमारा मानना है जो बढ़त है वो $3360 तक एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। सोने में बाय करके चलना है। जो लेवल्स रहेंगे बाइंग के 96,600 के रहेंगे इंट्राडे के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 96,280 का रखना है, और इंट्राडे के लिए लक्ष्य यहाँ पे 97,200 तक के रहेंगे। सिल्वर में भी हमने एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए देखा है। $37 के ऊपर कीमतें कल निकलती हुई नजर आई थी इंटरनेशनल मार्केट में। भारतीय बाजार में भी 1,08,800 काफी समय से रेजिस्टेंस थे, उसके ऊपर कल हमने ब्रेकआउट होते हुए देखा है। मोमेंटम यहाँ भी कंटिन्यू रहेगा। इंट्राडे में सिल्वर में भी बाय की सलाह रहेगी। 1,09,200 के स्तर पर यहाँ बाय करना है। स्टॉप लॉस 1,08,400 का रखना है। लक्ष्य यहाँ पे 1,11,000 के रहेंगे। और जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है आशीष जी, तो अब ये जो मोमेंटम है सिल्वर का शॉर्ट टर्म में 1,14,000 तक कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। लीजिए भाई, सोने और चांदी दोनों में खरीदारी करने का मन। सोना चांदी च्यवनप्राश ले लें तो उसकी वैल्यू ऐसी बढ़ जाएगी फिर आगे चल के। बिल्कुल, मौसम में भी ठंडक है। सोना और चांदी दोनों के बाय लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिएगा। मनोज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स, आज का मतलब फ्राइडे का इवेंट्स कैलेंडर। 4 जो रिजल्ट्स बाजार बंद होने के बाद आए हैं, 4 ही आने थे, काम के चारों बाद में आए। उनको अपन बढ़िया डिकोड करेंगे आगे सीधा सौदा पे। आज आने एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एलिकॉन इंजीनियरिंग और आदित्य बिरला मनी के नंबर्स। 2 बोर्ड मीट्स हैं, दोनों फंड रेजिंग पर हैं, दोनों इक्विटी इशुएंस के थ्रू हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। कई सारे इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। वायदा के बैन में वो दोनों कंटिन्यू कर रहे होंगे, हिंदुस्तान कॉपर और आरबीएल बैंक। आज शाम को वो फ्राइडे है तो अपना वो यूजुअल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वगैरह के डेटा आ रहे होंगे। यूके के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स, जीडीपी, ट्रेड बैलेंस, आईआईपी, ये सब आ रहा होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। फ्रांस का, जर्मनी के बाद फ्रांस का इन्फ्लेशन प्रिंट आ रहा होगा। आईईए की मंथली रिपोर्ट आज रिलीज हो रही होगी। अच्छा, कल अपन कह रहे थे एमसीएक्स ने इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स लॉन्च कर दिए, आज एनएससी अपनी इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स लॉन्च करने जा रहा है। वो सैट जो क्रैश था एयर इंडिया का, कहा जा रहा है उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आज शायद रिलीज की जाए। आज एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मीट भी है, वन नेशन वन पोल पे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है आज। अवेयरनेस ग्लोबल पॉपुलेशन इश्यूज को लेकर बढ़ाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट करा जाता है, मनाया जाता है। अरे फ्राइडे है, बहुत सारे रिलीजेस हैं। सुपरमैन रिलीज हो रही है, मालिक हिंदी एक्शन है राजकुमार राव की, आंखों की गुस्ताखियां विक्रम मैसी की, उदयपुर फाइल्स, हिंदी क्राइम, ये सब आज रिलीज होने को लग गई। वैसे एक ओटीटी पे भी है, आप जैसा कोई, और मुझे वीरू पसंद आते हैं दरअसल ये भाई साहब, आर माधवन इनकी है। ये एक शाय से संस्कृत टीचर है और बगल में बैठी है फ्रेंच टीचर। दोनों में फिर कुछ इमोशनल कनेक्शन बैठ जाता है। देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो देख भी पाएंगे। खैर, बातचीत लास्ट टाइम जब ये शायद थे तो वो बनी थी ना, कौन सी थी वो, कंगना वाली मूवी, कंगना जी वाली मूवी कौन सी थी वो? हाँ, वो याद नहीं आ रहा नाम। समझ जब ये शायद थे, हाँ? है ना, तन्नू वेड्स मनु। हाँ, अच्छी थी वो, मतलब जब लास्ट टाइम माधवन, ये तो अच्छी, तो मतलब रहना है तेरे दिल में से लेकर आज तक माधवन तो बहुत। खैर, अपन ऐसे बहते जा रहे हैं। ब्रेक ले रहा हूं भाई साहब। गिफ्ट निफ्टी के कुछ कमजोर संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। मूड ठीक रखिए, चलता है कभी कभी, 0.5% दबाव के साथ खुलेंगे अपन। ब्रेक के उस पर लौट के आते हैं और आज का सीधा सौदा प्रेजेंट करेंगे। नमस्कार।